कभी कभी मेरे मन में सवाल आता है। अरे सर आप गलत बोल रहे हो। कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, ऐसा होता है गाना। अरे मुझे पता है गाना में ख्याल है, पर मेरी जिंदगी में सिर्फ सवाल है, क्योंकि हम क्या हैं, साइंस वाले। अब आप मुझसे पढ़वा रहे हो कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, ऐसे टॉपिक्स, तो आप बताओ कि मेरे मन में ख्याल कहाँ से आएंगे, है ना। ठीक है, चलो ये बात तो क्लियर हो गई कि कभी कभी आपके मन में सवाल आता है। सर सवाल कौन सा आता है, पूछ लूं? अरे सर पूछो, आपका काम है सवाल पूछना, हमारा काम है जवाब देना। पक्का पूछ लूं? अरे सर पक्का पूछ लो। गुस्सा तो नहीं करोगे? अरे सर कैसी बातें करती, क्यों गुस्सा करेंगे। चलो तो बताओ, टाइट्रेशन क्या होता है? अब आप बोलोगे सर देखो, मजाक की एक सीमा होती है, एक रेखा होती है, और मुझे पता है आप साइंस वाले हो, ना आपके पास सीमा है ना आपके पास रेखा है। पर सर कम से कम सवाल तो ढंग का कर लो। पिछले 10 से 15 लेक्चर में हम टाइट्रेशन ही तो पढ़ रहे हैं। कभी किसी का स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, कभी किसी का एस्टिमेशन कर रहे हैं, कभी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें मोर्स मेथड, वोलार्ड मेथड, मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड, फजांस मेथड, एक्वस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन कर्व, उसके बाद ग्रेविमेट्री, डायजोटाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन, आईओडी, आयोडो, आयोडेटो, डाइक्रोमेट्रो, सेरीमेट्री, ब्रोमेटोमेट्री, उसके बाद कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन। और इतनी टाइट्रेशन पढ़ने के बाद भी अब एक बात बताओ कि आप हमसे क्या पूछ रहे हो कि टाइट्रेशन क्या होता है। अजीब बेहुदा मजाक करते हो सर। देखो मैंने बोला था आप गुस्सा हो जाओगे, है ना। और इसी चक्कर में आपका रिवीजन भी हो गया। देखो टाइट्रेशन में आपको इतना तो पता है ना। अरे हाँ सर पता है कि एक ब्यूरेट लेते हैं, ब्यूरेट के अंदर टाइट्रेंट को फिल करते हैं, नीचे कॉनिकल फ्लास्क होता है, हमारा फ्लास्क होता है, उसमें हम एनालाइट सॉल्यूशन को डालते हैं, सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। वहां पर 2 से 3 बूंद इंडिकेटर की होती है ना, जो कि टाइट्रेशन में एंड पॉइंट दे। बस अब रुक जाओ, यहाँ पे इंडिकेटर नहीं लेंगे। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, इंडिकेटर नहीं लेंगे तो फिर एंड पॉइंट पता कैसे लगेगा, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी टाइट्रेशन हो चुकी है। एक बात बताइए सर, अगर कोई टाइट्रेशन चल रही है जिसमें ऊपर आपको दे रखा है बेस, जैसे कि NaOH, है ना, और नीचे आपको दे रखा है एसिड, जो आपका कॉनिकल फ्लास्क है उसमें आपको दे रखा है एसिड, जैसे कि HCl। अब एक बात बताओ, जब इस बेस ने इस एसिड को पूरी तरह से न्यूट्रल कर दिया, जब हमारी टाइट्रेशन कंप्लीट होने वाली होगी, तो हमें कैसे पता लगेगा बिना इंडिकेटर, कैसे पता लगेगा? आप तो कह रहे हो कि यहाँ पर इंडिकेटर यूज नहीं करते, और इंडिकेटर तो वो सब्सटेंस होते हैं जो कि टाइट्रेशन में एंड पॉइंट दे, और इंडिकेटर तो बहुत जरूरी होते हैं। फिर यहाँ पर इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज, म्यूरेक्साइड, EBT, एरियोक्रोम ब्लैक टी, ऐसा कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को यूज करेंगे। कौन सा इलेक्ट्रोड? इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। अब नाम से पता लग रहा कि इस तरह का इलेक्ट्रोड होगा, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, जो कि हमारे किसी भी टाइट्रेशन का एंड पॉइंट बताए। क्लियर हुआ? तो यहां पर हम टाइट्रेशन तो करेंगे, पर यहां पर हम इंडिकेटर वो नहीं लेंगे, फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज, म्यूरेक्साइड, एरियोक्रोम ब्लैक टी, ये सब इंडिकेटर नहीं लेंगे, है ना। ये सब कुछ भी नहीं करने वाले। यहां पर हम इंडिकेटर के रूप में यूज करेंगे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, और नाम से पता लग रहा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। तो जैसे जैसे एनालाइट के सॉल्यूशन में चेंजेस आएगा, जैसे जैसे ये टाइट्रेशन होगी, बेस जो है एसिड को न्यूट्रल करेगा, वैसे वैसे यहाँ पर हमें पता लगता रहेगा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की मदद से। और एक रीडिंग ऐसी भी आएगी जब हमें पता लग जाएगा, एक सडन चेंज आता है जब हमें पता लग जाता है कि हमारा एंड पॉइंट आ चुका है। ठीक है सर, ये बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। देखो टॉपिक बड़ा है, कंसेप्ट अच्छा है, समझने वाला है, रटने वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत तरह के इलेक्ट्रोड है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हो गया, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड हो गया, उसमें आपको दे रखा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, कैलेमर इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड, ग्लास इलेक्ट्रोड। तो इतने तरह के इलेक्ट्रोड है, मैं नहीं चाहता कि आप एक भी रटो, तो बस समझो। अगर आपने समझ लिया ना, समझ लिया ना, और एक बार डायग्राम सीख लिया ना, कोई माइकल लाल नहीं है जो नंबर काट सके। ठीक है, तो चलो आ जाओ, समझेंगे। देखो समझने में विश्वास रखो, हाथ तो अपने आप चल जाएगा एग्जाम, है ना। चलो ये बात भी क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे, इरेजर का साइज बड़ा है, ठीक है। आज का आपका टॉपिक है बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, यूनिट नंबर 5, लेक्चर नंबर 2, जहां पर हम देखेंगे पोटेंशियोमेट्री। और पोटेंशियोमेट्री एक एनालिटिकल टेक्निक है जहां पर आप वोल्टेज डिफरेंस को, और वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हो। आई रिपीट,
पोटेंशियोमेट्री एक एनालिटिकल टेक्निक है जहां पर आप वोल्टेज डिफरेंस और वी कैन से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हो। और नाम क्या है? पोटेंशियोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री एक टेक्निक का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है, और जो यूज होता है, जो इंस्ट्रूमेंट काम आता है यहाँ पर, वो होता है पोटेंशियोमीटर। क्या होता है? पोटेंशियोमीटर। सो विद द हेल्प ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर we can easily calculate the potential difference between two electrode। सर ये सब क्या बोले जा रहे हो आप? क्या है ये सब? ध्यान से सुनो, समझाता हूँ। वहां पर वापस आऊंगा, पहले इधर आ जाओ, देखो ध्यान से। एक सेकंड में चेयर साइड में कर लूं। चलो चलो, समझाना है, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको दो इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं। एक तो हो गया इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। अरे सर पता है, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड वो जो कि टाइट्रेशन हो रही है तो उसका एंड पॉइंट बताएगा, आपने अभी बताया, ठीक है। दूसरा है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। सर ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है? देखो ध्यान से सुनना। रेफरेंस इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिसका वोल्टेज फिक्स रहता है, ठीक है। यहां पर हमें सेम रहेगा, एक फिक्स रहेगा, फिक्स वोल्टेज रहेगा। और जो आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है उसका चेंज होता जाएगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि जैसे जैसे टाइट्रेशन होगी, जैसे जैसे आपका टाइट्रेंट जो है आपके एनालाइट सॉल्यूशन में आएगा, वैसे वैसे इंडिकेटर को फर्क पड़ेगा, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को फर्क पड़ेगा, रीडिंग में चेंजेस आएंगे। पर रेफरेंस इलेक्ट्रोड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पर वोल्टेज जो है फिक्स रहेगा, सेम रहेगा, एक स्टैंडर्ड रहेगा, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे टाइट्रेशन हो, चाहे टाइट्रेशन ना हो, चाहे टाइट्रेशन तेज हो, चाहे टाइट्रेशन स्लो हो, कैसी भी टाइट्रेशन हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा इलेक्ट्रोड को बोलेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहां पर हम करते हैं कंपैरिजन। लेट सपोज कि आपके रेफरेंस इलेक्ट्रोड का जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल है, वो फिक्स है, जैसे कि 100 है, और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का चेंज हो रहा है टाइट्रेशन के दौरान। तो कितना चेंज हुआ टाइट्रेशन के दौरान इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, उसको इससे कंपेयर कर लेंगे जो फिक्स है उससे। तो यहां पर कंपैरिजन से पता लगेगा कि कितना एनालाइट सॉल्यूशन था। ध्यान से सुनना, यहां पर हमें करना है कंपैरिजन। नॉर्मल टाइट्रेशन होती है, टाइट्रेंट आता है, एनालाइट सॉल्यूशन में मिक्स होता है, तो वो जो चेंज हो रहा है, टाइट्रेंट और एनालाइट सॉल्यूशन मिक्स हो रहा है, वहां पर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो सारा इंडिकेटर को पता लगता रहेगा। और इंडिकेटर में अलग अलग तरह के वोल्टेज, करंट, पीएच आता रहेगा, ठीक है। और हम लास्ट में कंपेयर किससे करेंगे? रेफरेंस से कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि रेफरेंस का फिक्स रहता है। क्लियर हुआ? ये सब बात है। तो यहां पर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम दो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज पता कर सकते हैं, या पीएच वगैरह पता कर सकते हैं। क्लियर हुआ? दो इलेक्ट्रोड कौन से हो गए? एक तो आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो गया, एक आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड हो गया। रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना भी जरूरी है, उतना ही जरूरी है, क्योंकि लास्ट में कंपेयर करने के लिए कोई तो होना चाहिए। आज तक जिंदगी हमारी कंपैरिजन से ही तो चल रही है, उसको देख, उससे सीख, घर में यही सब होता है ना। तो देखो, हियर वी मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे कि कितना डिफरेंस आया है पोटेंशियल में, विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है, ठीक है। और ये यहाँ पर ये जो कंटेनर मैंने आपको बता रखा है, दिस इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर इसको मैं पूरा मिला के बनाऊं तो दिस इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे एनालाइट में किसी भी सैंपल का हम पता कर सके। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सॉल्यूशन है, अब उसमें आपको डिटेक्शन करना है Fe+2 का या कोई भी मेटल का, कि इसमें इतना, ये सब्सटेंस कितना कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। लेट सपोज मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ए बी ए, बी बी ए, सी बी ए, डी बी ए, पर मुझे पता करना है कि ए का कंसंट्रेशन इसमें कितना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टाइट्रेशन करनी पड़ेगी। और टाइट्रेशन में यहाँ पर इंडिकेटर की जगह इंडिकेटर इलेक्ट्रोड लेंगे, और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के साथ एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? फॉर द कंपेरिजन पर्पस, ठीक है। तो ये सब हम कर क्यों रहे हैं? ताकि हमारे एनालाइट सॉल्यूशन में हम पता कर सकें कि कितना सैंपल प्रेजेंट है, जो भी हमें डिजायर्ड सैंपल है, ठीक है। तो पोटेंशियोमेट्री क्या हो गई? एक एनालिटिकल टेक्निक, और जो करता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या हो गया? पोटेंशियोमीटर। सो पोटेंशियोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट, पोटेंशियोमेट्री इज ए टेक्निक, इज ए प्रोसेस, ठीक है। फिर आप क्या पढ़ोगे? देखो ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है, ये आपका एक कंटेनर होगा, उसमें आपके दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक इलेक्ट्रोड ये रहा, एक इलेक्ट्रोड ये रहा, ठीक है। अगर इसको अलग अलग करके लिखूं
तो इस तरह से होता है। देखो ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक आइडिया दे रहा हूँ कि जैसे ये तो पूरा सेल हो गया, अब इस तरह से भी होगा, एक इलेक्ट्रोड इस सॉल्यूशन में और एक इलेक्ट्रोड इस सॉल्यूशन में। तो ये होता है हाफ सेल, क्योंकि ये एक तरफ आधा है और ये एक तरफ आधा है, तो ये दूसरा हाफ सेल हो गया। जब ये दोनों हाफ सेल मिलता है तो कंप्लीट एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है। क्लियर? तो अभी डिटेल स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं, उन इलेक्ट्रोड में कैसे मूवमेंट होती है, कैसे वहां पर आयन जनरेट होते हैं, कैसे ये काम करता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या इसके लिमिटेशन है, सब कुछ। अब मैंने आपको बोला कि एक तो होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। और ये दोनों इलेक्ट्रोड किस में होंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, पोटेंशियोमीटर में। ठीक है, तो हमें देखना है कि कौन कौन से रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं। तो आपको सिलेबस में दे रखा है रेफरेंस इलेक्ट्रोड के नाम पे, एक तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड और एक कैलेमल इलेक्ट्रोड। और इंडिकेटर के नाम पे आपको दे रखा है मेटल इलेक्ट्रोड और ग्लास इलेक्ट्रोड। और लास्ट में इसके एप्लीकेशन भी देखेंगे। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सिर्फ सुनते जाओ, समझते जाओ, कोई भी टेंशन हो सब सॉल्व हो जाएगी। आ जाओ, देखो सबसे पहले ये देखो आप पोटेंशियोमीटर, ध्यान से देखना है इसको। दिखने में ऐसा लग रहा है टफ है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। देखो ध्यान से देखना, ये आपका ब्यूरेट है, ब्यूरेट के अंदर क्या फिल होता है? टाइट्रेंट। ठीक है, ये टाइट्रेंट जो है ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आएगा, ये आपका एनालाइट सॉल्यूशन है। ध्यान से सुनते जाओ, ब्यूरेट है, ब्यूरेट के अंदर क्या फिल होता है? टाइट्रेंट। टाइट्रेंट धीरे धीरे नीचे आएगा, नीचे क्या है आपका? एनालाइट सॉल्यूशन। तो आपको पता है, जैसे मान लीजिए आपका टाइट्रेंट बेस है, आपका एनालाइट सॉल्यूशन जो है एसिड है, तो बेस क्या करेगा? एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा धीरे धीरे। अब यहाँ पर ये जो टाइट्रेशन हो रही है, ये किसकी मदद से पता लगेगा कि एंड पॉइंट आया नहीं आया? ये हमें पता लगेगा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की वजह से। तो आप देख सकते हैं दिस इलेक्ट्रोड इज इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, ये एरो करके लिखा हुआ है ना? तो यहाँ पर लिखा है देखो, एन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस। हमारे यहाँ पे जो भी चेंज होगा, जो भी यहाँ पर रिएक्शन चल रही है, जो भी यहाँ पर चेंज हो रहा है एनालाइट में, एनालाइट में क्यों चेंज हो रहा है? जैसे जैसे टाइट्रेंट एड हो रहा है, एनालाइट के सॉल्यूशन में चेंजेस आ रहे हैं, आयंस बन रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं, न्यूट्रल हो रहा है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस को मेजर कौन करेगा? हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जो कि हमारे चेंजेस को मेजर करता है कि हमारे एनालाइट के सॉल्यूशन में क्या क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि चेंज को मेजर करेगा, मतलब कि वोल्टेज को, पोटेंशियल को, पीएच को पता करेगा। क्लियर? और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जिसका वोल्टेज फिक्स होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 40 है, 100 है, कुछ भी है, एक फिक्स वोल्टेज है। और आप देख सकते हैं ये जो दोनों इलेक्ट्रोड है, इसको कनेक्ट कर दिया पीएच मीटर से या वोल्ट मीटर से। डिपेंड करता है कि आपको क्या मेजर करना है, आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, आपको टाइट्रेशन में पीएच मेजर करना है, आपको क्या मेजर करना है, उस हिसाब से हम कनेक्ट कर देंगे। लेट सपोज हमें पीएच मेजर करना है, ध्यान से सुनना, लेट सपोज हमें पीएच को मेजर करना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये टाइट्रेंट है, टाइट्रेंट आपका बेस है, बेस हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक स्ट्रॉन्ग बेस। लेट सपोज ये आपका एनालाइट सॉल्यूशन है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब जैसे जैसे ये बेस, स्ट्रॉन्ग बेस इस स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा, वैसे वैसे ये इसको न्यूट्रल करेगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इस बेस ने पूरी तरह से HCl को न्यूट्रल कर दिया होगा। धीरे धीरे बेस आ रहा है, बेस आ रहा है, बेस आ रहा है, HCl न्यूट्रल होता जा रहा है। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये HCl पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाएगा, तो न्यूट्रल जो पीएच होती है वो कितनी होती है? 7। न्यूट्रल पीएच कितनी होती है? 7। तो जब पीएच मीटर पर 7 रीडिंग आ जाएगी, हमें पता लग जाएगा कि हमारी टाइट्रेशन हो चुकी है, क्योंकि टाइट्रेशन थी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की। और जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग बेस ऐड होता जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड न्यूट्रल होता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी जब स्ट्रॉन्ग बेस ने स्ट्रॉन्ग एसिड को पूरी तरह न्यूट्रल कर दिया होगा, और वही हमारा टाइट्रेशन का एंड पॉइंट होता है। और न्यूट्रल की जो पीएच होती है वो 7 होती है, तो यहाँ पीएच मीटर पे आ जाएगा। बहुत ईजी है। ठीक है, ये तो हो गया पीएच की बात। अगर आपको वोल्टेज डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो भी निकाल सकते हैं, वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दो। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने लिखा है देखो टॉप पे, हियर वी मेजर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। वैसे ही जैसे मान लीजिए इंडिकेटर में कुछ रीडिंग आई, इसका तो फिक्स है, जैसे यहाँ पे 40 लिखा है, इसका तो फिक्स है। पर इंडिकेटर में कुछ रीडिंग आई, जैसे 80 आई, तो हमने यहाँ पे कंपेरिजन किया कि जस्ट डबल रीडिंग आ रही है, तो उस हिसाब से हम पता कर लेंगे कि कितना एनालाइट प्रेजेंट था। तो ये सब समझने की चीजें, रटने की बिल्कुल भी नहीं है। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड क्या होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, नाम से पता लग रहा। इंडिकेटर मतलब कि जो इंडिकेट करेगा, जो पता लगा के बताएगा कि भाई इतना चेंजेस आ रहा है आपके एनालाइट सॉल्यूशन में, और ये न्यूट्रल पॉइंट आ गया। रेफरेंस इलेक्ट्रोड मतलब कि जिसका वोल्टेज फिक्स रहता है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं है, जिसका पोटेंशियल फिक्स है कि भैया 40 से 100 है, जो भी है फिक्स है। ठीक है,
भले तुम टाइट्रेशन करो, भले तुम एनालाइट सॉल्यूशन में चेंज करो, भले तुम कुछ भी कर दो, पर इसका जो फिक्स रहेगा वो फिक्स रहेगा रेफरेंस इलेक्ट्रोड का। इसको टाइट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे लेट सपोज पीएच की तो बात हो गई, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे टाइट्रेशन होगी, ये टाइट्रेशन होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, एनालाइट के सोल्यूशन में चेंज आता जा रहा है, तो यहाँ पर रीडिंग में चेंज आएगा। सबसे पहले जैसे रीडिंग्स आ रही है ऊपर वोल्ट मीटर में 25, 26, 27, ठीक है, मतलब कि अभी तक एंड पॉइंट नहीं आया, अभी तक टाइट्रेशन चल रही है, धीरे धीरे टाइट्रेशन चल रही है। तो टाइट्रेशन जैसे जैसे चल रही है रीडिंग में चेंज आ रहा है, पर एक चेंज सडन चेंज आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 25, 26, 27 और एक सडन चेंज आके 32 आ गया। जो जो सडन चेंज आता है, जो शार्प चेंज आता है, वही हमारा एंड पॉइंट होता है। तो दिस इज योर एंड पॉइंट। उसके बाद भी रीडिंग्स आती है, वो रीडिंग क्यों आती है, क्योंकि अब ये तो न्यूट्रल हो गया, पर ये तो ऐड होता जा रहा है ना, तो रीडिंग आती है, ये रीडिंग्स तो आ रही है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है कि वहां पर रीडिंग क्यों आ रही है बाद में, क्योंकि टाइट्रेंट को कंटिन्यू ऐड करा जा रहा है। तो ये सारी बातें समझने वाली है, और इसको समझ के आप बहुत इजी से अपनी लैंग्वेज में थ्योरी बना सकते हैं, और नहीं भी बना सकते तो ये थ्योरीज दे रखी है मैंने, आगे दी हुई है मैंने, पीछे भी दी हुई है मैंने। अब देखो कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने मेजर किया है, ठीक है, दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड बाय नर्स्ट इक्वेशन। ये जो नर्स्ट इक्वेशन होती है, इससे आप मेजर कर सकते हैं जो भी आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। तो कैसे मेजर करोगे, E is equal to E naught minus 2.303 RT upon NF into log K। ये फॉर्मूला होता है, इससे आप मेजर कर सकते हैं। बस आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है और कुछ भी नहीं है। आप ये बोलना कि जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको आप मेजर करोगे विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। और ये नर्स्ट इक्वेशन होती है, ये आपको याद रखनी है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ लिया जाए कि नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है। और ये सबका ये रहा, ई क्या है, के क्या है, ई नोट क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका ई नोट लिख देना, बाकी सब कुछ सेम है। चलिए, तो ये वाली बात हो गई पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर समझ में आ गया। पोटेंशियोमेट्री क्या होती है, पोटेंशियोमेट्री तो एक एनालिटिकल टेक्निक है, ठीक है, वो तो एक टेक्निक है, उससे हम पता कर सकते हैं, पर एक्चुअल में उस टेक्निक में पता करने में हेल्प कौन कर रहा है, तो वो है पोटेंशियोमीटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पता कर पा रहे हैं। अब चलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरफ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको आप बोल सकते हो डाइइलेक्ट्रिक सेल, जिसको आप बोल सकते हो गैल्वेनिक सेल। तो 3 नाम से क्वेश्चन आ सकता है। अगर डाइइलेक्ट्रिक सेल आए, गैल्वेनिक सेल आए, तो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही लिखना है। तो अगर आ जाए क्वेश्चन गैल्वेनिक सेल, तो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही लिखना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मतलब कि एक ही आपका सेल है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड है, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डाइइलेक्ट्रिक सेल और गैल्वेनिक सेल। पर अगर मैं इसको अलग अलग करूं, इस तरह से इस सॉल्यूशन में एक अलग इलेक्ट्रोड है, इस तरह से एक सॉल्यूशन में एक अलग इलेक्ट्रोड है, तो ये जो है, अब ये दोनों हाफ हाफ सेल है, दिस इज योर हाफ सेल, दिस इज योर हाफ सेल। तो ये दोनों हाफ सेल जब मिलेंगे तो बनेगा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। सर आपने बोला कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। अब जब उनको अलग अलग कर दिया, दोनों को अलग अलग सॉल्यूशन में डाल दिया, तो ये जो है हाफ सेल है, ये भी हाफ सेल है, दोनों को मिला दो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना दो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो 2 हाफ सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब ये दो हाफ सेल हैं, इनको कनेक्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी करंट फ्लो होगा, जब कुछ भी करंट फ्लो होता है, तो कब होता है, जब एक क्लोज सर्किट होता है। अगर मैं किसी भी वायर को बीच में से काट दूं तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं हो, मुझे उसे जोड़ना पड़ेगा, एक कंप्लीट सर्किट बनाना पड़ेगा, एक क्लोज सर्किट बनाना पड़ेगा, है ना, तो करंट तभी फ्लो होगा। तो यहाँ पर इन दोनों को कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा ना। तो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम जो करता है, वो करता है सॉल्ट ब्रिज। दिस इज योर सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। यहाँ पे लिखा है विच आर कनेक्टेड बाय अ वायर एंड ए सॉल्ट ब्रिज, क्लियर। तो आपके पास 2 हाफ सेल होते हैं, दोनों हाफ सेल आपस में कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज, और वी कैन से वायर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, आगे क्या क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डायग्राम दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, समझे, धीरे धीरे समझते हैं सर, आराम आराम से। क्या है ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और डाई इलेक्ट्रिक सेल और गैल्वेनिक सेल, जो कि 2 हाफ सेल से मिलकर बनता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये एक हाफ सेल हो गया जिसमें एक इलेक्ट्रोड हो गया, ये एक हाफ सेल हो गया जिसमें एक और इलेक्ट्रोड हो गया, तो 2 हाफ सेल है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रोड है। और मैंने आपको बोला था कि ये दोनों हाफ सेल, ये वाला हाफ सेल और ये वाला हाफ सेल आपस में कनेक्ट रहता है विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज ये आपस में कनेक्टेड है।
ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई कि ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब सारी बातें धीरे धीरे सीखेंगे और समझेंगे। अब देखो, ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है आपका जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है? ZnSO4 का सॉल्यूशन। इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो होता है आपका जिंक इलेक्ट्रोड। कौन सा इलेक्ट्रोड? जिंक इलेक्ट्रोड। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रोड होता है ये एनोड होता है। कैसा होता है? एनोड। और एनोड का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ, जब आपने कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ाया था तो वहां पर तो आपने बोला था कि एनोड का मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब आप दगाबाजी कर रहे हो, अब आप बोल रहे हो एनोड का मतलब नेगेटिव चार्ज। ऐसा थोड़े ना चलेगा सर। जब वहां एनोड का मतलब पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव कैसे हो गया? तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा एनोड को नेगेटिव ही लेना। यहाँ पर अलग फंडा होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड को नेगेटिव ही लेना होता है। ठीक है, तो वापिस सीख लेते हैं एक बार। अब ध्यान से सुनते जाओ। यहाँ पर सॉल्यूशन कौन सा है? ZnSO4 का सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। यहाँ पर इलेक्ट्रोड कौन सा है? जिंक इलेक्ट्रोड है, जो कि कैसा है? एनोड नेचर का है। एनोड का मतलब माइनस नेचर का है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रोड कौन सा है? यहाँ पर कॉपर का इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर सॉल्यूशन कौन सा है? यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और कॉपर का इलेक्ट्रोड है। ठीक है सर, हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है दो हाफ सेल से मिलकर बना होता है और वो दोनों हाफ सेल कनेक्ट होता है आपस में सॉल्ट ब्रिज से। उसके बाद आपने बोला कि ये जो हाफ सेल है और ये जो हाफ सेल है बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड है। यहाँ पर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। ये जो साइड है ये एनोड साइड है, नेगेटिव साइड है। तो ये जो साइड होगी ये आपकी कैथोड साइड होगी, पॉजिटिव साइड होगी। ठीक है सर, ये बात सारी क्लियर है। आगे चलें। चलिए सर, अब जिंक आता है। जिंक आता है मेरे पास। जिंक कैसे आता है? टेंशन में। मैंने कहा क्या हो गया भाई, टेंशन क्यों ले रहा है? जिंक कैसे टेंशन में? मैं कहा क्या हो गया बता तो सही। जिंक बोलता है सर मैं हाईली रिएक्टिव हूं तो मैं जाना चाहूंगा पहले। मैं हाईली रिएक्टिव हूं सर, मैं कॉपर से भी ज्यादा हाईली रिएक्टिव हूं। मैंने कहा ठीक है, आपको इतनी जल्दी लग रही तो आप जाओ। तो जिंक जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। कैसा होता है? हाईली रिएक्टिव। तो जो हाईली रिएक्टिव होता है ना वो रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर आपका जिंक है और वो हाईली रिएक्टिव है तो वो Zn+2 फॉर्म में जाएगा। ठीक है, वो रिएक्शन करेगा और Zn+2 बनाएगा। मैंने तो बोला नहीं उससे रिएक्शन कर। जिंक जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, दैट्स वाई वो Zn+2 में कन्वर्ट होता है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब ये सर अपने आप कन्वर्जन तो होगा नहीं Zn+2 में, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। अरे मैंने बोला ना हाईली रिएक्टिव। अरे सर माना हाईली रिएक्टिव है पर कुछ ना कुछ इनिशिएशन तो मिली होगी तभी वो टूट रहा है ना। ये जो आपका जिंक सल्फेट है अगर ये टूटेगा तभी Zn+2 बनेगा। Zn+2 तभी बनेगा। ZnSO4 को तोड़ोगे तो Zn+2 और SO4-2। पर सिर्फ ये टूटने के लिए सिग्नल आ कहां से रहा है? तो आप देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड है और ये जो इलेक्ट्रोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने कनेक्ट कर रखा है वोल्ट मीटर से, है ना। और यहां से मैंने हल्का सा इलेक्ट्रिक करंट पास करा दिया। और जैसे ही मैंने हल्का सा इलेक्ट्रिक करंट पास करा दिया इन दोनों सॉल्यूशन में, त्राहिमाम मच गया। यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों सॉल्यूशन में थोड़ी हलबली हो गई। तो ये जो कॉपर सल्फेट का और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये जिंक सल्फेट का, ये कॉपर सल्फेट का है, दोनों टूटना स्टार्ट हो गए। क्यों टूटना स्टार्ट हो गए? क्योंकि मैंने वोल्ट मीटर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करा दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था ये टूटा Zn+2 और SO4-2 में। तो ये Zn+2 आ गया। ठीक है, अब ये Zn+2 है मतलब कि ये दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर चुका है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो है, यहां से आप देख सकते हैं ये दो इलेक्ट्रॉन जो है, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से जा रहे हैं। ये कह रहे हैं अलविदा अलविदा, ये यहाँ से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिंक जो है हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए, इधर आ गए और यहाँ पर आ गए, इस साइड आ गए। किसकी तरफ? ये आपके कैथोड साइड आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे भी रिएक्शन चल रही थी। यहाँ पर भी जो कॉपर सल्फेट था वो कॉपर सल्फेट टूटा Cu+2 और SO4-2 में। ठीक है, तो ये Cu+2 बैठा था, निराश होकर बैठा था कि मेरे को तो टूटना ही नहीं था, मेरे को यूं ही तोड़ दिया, मैं तो कॉपर ही बढ़िया था। ठीक है, Cu+2 थोड़ा सा निराश होकर बैठा था कि मेरे को तो यूं ही तोड़ दिया, मैं तो बढ़िया था, ऐसे ही बढ़िया था यार, क्या दिक्कत है। तो Cu+2 ने देखा कि भैया दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इधर से और Cu+2 को चाहिए भी कितने? सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन चाहिए वापस Cu होने के लिए। तो Cu+2 ने उन दो इलेक्ट्रॉन को ले लिया और बना लिया वापस Cu। मजे आ गए इसको। तो ये जबरदस्ती टूट रहा था, इसको टूटना नहीं था, है ना। करंट पास हुआ तो इसको भी टूटना पड़ा Cu+2 में। पर Cu+2 ने मौका देखा कि भैया दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जिंक के, क्योंकि जिंक तो हाईली रिएक्टिव था, उसने तो दो इलेक्ट्रॉन भेज दिए। अब ये दो इलेक्ट्रॉन मैं ले लेता हूँ। तो वो जो Cu+2 था उसने दो इलेक्ट्रॉन ले लिया और वो कॉपर में कन्वर्ट हो गया। ये बात क्लियर हुई? तो यहाँ पर कॉपर का फॉर्मेशन हो गया। अब जैसे ही यहाँ पर कॉपर का फॉर्मेशन होता है
वो कॉपर इस कैथोड की तरफ इस तरह से डिपोजिशन हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपोजिशन हो रखा है, किसका डिपोजिशन है, कॉपर का डिपोजिशन है। और कौन सा इलेक्ट्रोड है, ये आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड है। तो कॉपर के इलेक्ट्रोड पे कॉपर का ही डिपोजिशन हो जाता है। क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही थी ZnSO4 वाली, तो कुछ Zn+2 यहाँ पर रह गया, और यहाँ से जो रिएक्शन हो रही थी SO4-2 कुछ यहाँ पे रह गया। तो मतलब Zn+2 रह गया, SO4-2 रह गया, और इसकी वजह से इम्बैलेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? इम्बैलेंस हो रहा है, क्योंकि इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव, इम्बैलेंस हो रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए हमने लगाया सॉल्ट ब्रिज। दो काम होते हैं इसके, एक तो बैलेंस करता है, दूसरा इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। तो इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर हमने भर दिया KCl का सॉल्यूशन। तो जब ये KCl टूटेगा तो K+ और Cl- में टूटेगा। ये बात तो सही है ना? KCl टूटेगा तो कैसे टूटेगा? K+ और Cl- में टूटेगा। अब ध्यान से देखना, K+ उधर जा रहा है। सर उधर ही क्यों जा रहा है K+? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और इधर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है SO4-2। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रहा जाता है क्या? नहीं रहा जाता, बस जा रहा है। और इधर ये Cl- आ रहा है। सर ये माइनस ही क्यों आ रहा है इधर? क्योंकि यहाँ पर Zn+2 है, और Zn+2 है, प्लस है, तो ये माइनस ही आएगा। तो इधर बन जाएगा ZnCl2 और इधर बन जाएगा K2SO4। ठीक है सर, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है जो जो आप बोल रहे हो। एक बार रिवाइज करा दो ताकि सब कुछ याद हो जाएगा। देखो एक बार रिवाइज करेंगे अच्छे से, अब मजा आने वाला है, बस आप सुनते जाना। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपको सिर्फ सुनना है। और एक बात और, कि यहाँ पर आप ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है, ये जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है, तो यहाँ पर आप केमिकल एनर्जी को एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। क्योंकि एट लास्ट आप क्या करोगे? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करोगे। वही आपका काम है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। तो यहाँ पर आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको डाई इलेक्ट्रिक सेल और गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, वापस बोल देता हूँ इधर आके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसको डाइलेक्ट्रिक सेल और गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, वो दो हाफ सेल से मिलकर बना होता है। यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं दो इलेक्ट्रोड के बीच में। एक होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एक होता है आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। यहाँ पर केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब ये दो हाफ सेल से मिलकर बना है, तो एक हाफ सेल इधर होगा, एक हाफ सेल इधर होगा। जो इधर वाला हाफ सेल है उसमें आपको जिंक इलेक्ट्रोड दे रखा है, जो कि एनोड नेचर का है, जो कि नेगेटिव चार्ज का है। यहाँ पर आपका सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट। क्लियर हुआ? यहाँ पर आपका जो है सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, और यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रोड है वो है कॉपर का इलेक्ट्रोड, और ये जो साइड है आपकी, ये कैथोड साइड है, पॉजिटिव साइड है। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर हमने बोला कि इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो सॉल्यूशन होता है वो होता है KCl का। सॉल्ट ब्रिज के दो काम होते हैं, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना और साथ ही साथ इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, जो भी डिसबैलेंस है उसको बैलेंस करना। ठीक है, बैलेंस कैसे करता है? KCl का सॉल्यूशन होता है, तो Cl तो इधर आ गया, क्यों? क्योंकि Zn+2 है, और K+ उधर चला गया, क्यों? क्योंकि SO4-2 है। माइनस है तो पॉजिटिव जाएगा, सही, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला कि ये जो हाफ सेल है, यहाँ पर जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, जब मैंने करंट पास कराया था तो ये टूटा था Zn+2 और SO4-2 में। यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन गए 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 गए। अब इधर भी कुछ ऐसी कहानी चल रही थी कि कॉपर सल्फेट टूट गया Cu+2 और SO4-2 में, तो कॉपर बोलता है मेरे को तो वापस वापस पहले जैसा बनना है, मुझे तो आयन फॉर्म में नहीं रहना। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन कॉपर ने ले लिए, Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बन गया कॉपर। और ये जैसे ही कॉपर बना, ये कॉपर का डिपोजिशन हो गया आपके कॉपर के इलेक्ट्रोड पे, मतलब कि आपके कैथोड साइड पे। अब एक बात जो बहुत ही जरूरी है, जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है, कि यहां पर आप देख सकते हैं Zn+2 हो रहा है। दिख रहा है ना आपको? Zn+2 हो रहा है, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। और जब कभी भी दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, जब कभी भी हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, चाहे 1 करो 2 करो 3 करो, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब हमने देखा था कि एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। Zn ने क्या करा? Zn+2 बनाया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। तो जो आपकी एनोड साइड है, जो आपकी एनोड साइड है, नेगेटिव साइड है, वहां पर होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और जो आपकी कैथोड साइड है, पॉजिटिव साइड है, यहाँ पर होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। ये हमेशा ध्यान रखना। एनोड की तरफ क्या होगा? ऑक्सीडेशन, क्योंकि जिंक जो होता है ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है तो Zn+2 करता है, +2 इलेक्ट्रॉन इधर आता है, और जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, वैसे ही उसने अपना ऑक्सीडेशन कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा काम करता है। क्लियर हो गया सब कुछ? देख लेता हूं मैं कुछ छूटा तो नहीं है।
सब कुछ कवर है। बस इतना याद रखो कि ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसको आप पोरस पार्टीशन भी कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ध्यान से सुनना, हमें क्या पढ़ना है, स्टैंडर्ड मतलब कि आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड और आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड पढ़ना है ना। रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। अब ध्यान से सुनो, रेफरेंस इलेक्ट्रोड मतलब जिसका वोल्टेज फिक्स होता है, और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड मतलब जो भी टाइट्रेशन चल रही है उस हिसाब से उसका वोल्टेज जो है डिफरेंस होता जाता है, पीएच जो है चेंज होता जाता है, और वोल्ट मीटर से आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो। ये सारी बातें हमने पहले ही पढ़ ली ना पोटेंशियोमीटर में, ठीक है। तो हमें देखना है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, हमें देखना है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। तो अगर रेफरेंस इलेक्ट्रोड अगर आपका इस साइड हुआ, मतलब कि एनोड वाली साइड हुआ, तो उसका हमेशा क्या होना है, ऑक्सीडेशन होना है। और अगर उस साइड हुआ तो रिडक्शन होना है। तो अभी बताऊंगा मैं आपको, इंडिकेटर का भी सेम है। तो ये कंपोनेंट्स वगैरह, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, ये तो सब आप थ्योरी में पढ़ लोगे, सब बता दिया मैंने आपको। अब देखो एप्लीकेशन में आपको लिखा है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल बोल लीजिए, डाइलेक्ट्रिक सेल बोल लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल लीजिए, बात तो एक ही है ना। तो ये जो आपका गैल्वेनिक सेल होता है ना, ये बैटरीज में काम आता है, तरह तरह की बैटरीज में काम आता है। जैसे कि आपका लिथियम आयन बैटरीज हो गया, एल्कलाइन बैटरीज हो गया, जिंक कार्बन बैटरीज हो गया, ठीक है। तो अलग अलग बैटरीज में ये काम आता है, जैसे कि लिथियम आयन बैटरी, एल्कलाइन बैटरीज और जिंक कार्बन बैटरीज। साथ ही साथ दे आर ऑल्सो यूज्ड इन फ्यूल सेल। कहां पर काम आता है, फ्यूल सेल में भी ये काम आता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर्स में भी ये काम आता है, आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और वी कैन से डाइलेक्ट्रिक सेल, और वी कैन से गैल्वेनिक सेल। तो ये तो हो गई इसकी एप्लीकेशन, पर इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। ये जो आपका गैल्वेनिक सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, ये समय के साथ साथ खराब हो जाता है। यहाँ पर वोल्टेज डिके हो जाता है, कैपेसिटी डिग्रेड हो जाती है, कमजोर हो जाती है बैटरीज की कैपेसिटीज, ठीक है। साथ ही साथ ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसकी एफिशिएंसी और इसकी परफॉर्मेंस, इसकी काम करने की क्षमता जो है, एफिशिएंसी जो है, इसकी परफॉर्मेंस जो है, वो अफेक्ट हो सकती है टेम्परेचर से, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से, और अदर एनवायरमेंटल फैक्टर से। मतलब कि ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है टेम्परेचर से अफेक्ट होगा, इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन से अफेक्ट होगा, और भी कई तरह के एनवायरमेंटल फैक्टर है जिससे ये अफेक्ट हो सकता है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस है कि वोल्टेज डिके ओवर टाइम, बैटरी खराब हो सकती है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अफेक्ट होते हैं, टेम्परेचर से होते हैं, और भी एनवायरमेंटल फैक्टर से होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन से होते हैं। तो ये उसके कुछ लिमिटेशंस है। और इससे पहले देखिए इसके कुछ एप्लीकेशन, जैसे कि ये काम आता है बैटरीज में, लिथियम आयन बैटरीज, अल्कलाइन बैटरीज, जिंक कार्बन बैटरीज, एंड फ्यूल सेल में, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर में भी ये आपको काम आता है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चलिए देखते हैं अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड और इंडिकेटर इलेक्ट्रोड।